नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। भाग्यनगर में जब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसे लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के माथे पर सिकन आ गई, क्योंकि वो इस बात को समझ गए कि भाजपा अब दक्षिण भारत पर फोकस करने जा रही है। यह भी बात खत्म ही हुई थी कि सीताराम राजू स्वतंत्रता सेनानी है आंध्र प्रदेश के, उनकी आदमकंत प्रतिमा का अनावरण करने जब प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश पहुंचे तब फिर राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो इस बात को समझ गए कि भाजपा जो है वो दक्षिण को लेकर अब बहुत पॉजिटिव हो गई है और भाजपा ये चाहती है कि वहां कर्नाटक के बाहर भी उसके पदचिन्ह दिखाई दे। अभी ये घटना बीती ही नहीं थी कि राज्यसभा का नॉमिनेशन हो गया, मतलब जो राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं सदस्य, उनका भी सूची आ गई कि ये लोग नॉमिनेट हुए। अब आप देखिए कि वो नाम आने के बाद तो लुटियन टीले पर बैठे विश्लेषक मुझे लगता है कि माथा पीटेंगे। और जो लोग, जब अमित शाह ने यह कहा कि हम 30 से 40 साल तक कहीं जाने वाले नहीं हैं, सत्ता में रहेंगे, तो जिन लोगों को लगा होगा कि अब ये कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं, तो वो लोग भी अब समझ गए होंगे कि दरअसल जब इस तरह की बात अमित शाह कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर उसके पीछे की वजह क्या रही। हम सीधे उन नॉमिनेशन पर आते हैं। पहली चीज तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो नॉमिनेट किए गए हैं लोग, खासकर उसमें जो भी हैं वो बड़े लोग हैं और जाहिर तौर पर उनके आने से राज्यसभा की गरिमा बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनको सम्मान देने से असल में उस सम्मान की गरिमा बढ़ती है। उसमें से कई हैं जिनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड भी उन लोगों ने जीते हैं। और जाहिर तौर पर इस तरह के लोगों को जब ऐसे पुरस्कार मिलते हैं तो उस पुरस्कार का मान बढ़ता है, ये एक बात है, और उस क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन हम अब एक अलग नजरिया भी रखते हैं जो विशुद्ध राजनीतिक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमको लगता है उस पर संभवतः चर्चा भी करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम जिन 4 लोगों का नाम दक्षिण से नॉमिनेट हुआ है, पहले उनका एक प्रोफाइल करते हैं और मुझे लगता है उसके बाद बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला नाम जो है वो तमिलनाडु से और बहुत बड़ा नाम है सिनेमा जगत में, इलैया राजा। 5 बार इनको सिनेमा का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, यह मामूली बात नहीं है। फिर आप देखिए कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण, भारत के जो 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं उसमें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से विभूषित हैं इलैया राजा। 7,000 से अधिक गाने कंपोज कर चुके हैं और 1400 से अधिक सिनेमा, और मलयालम में भी ये इनका अपना सिनेमा में मलयालम सिनेमा बड़ा योगदान है। ये इतने बड़े नाम है, आते कहां से हैं? तमिलनाडु से। दूसरा नाम है बी विजेंद्र प्रसाद गुरु, ये इनका पूरा नाम है। स्क्रीन राइटर है और अभी आपने जितनी मशहूर फिल्में सुनी होंगी, चाहे वो बाहुबली हो और चाहे वो आरआर हो, ब्लॉकबस्टर जिसको कहा गया, उस सब के स्क्रीन राइटर है। यहां तक कि जो बायोपिक है जयललिता की, वो भी इन्होंने लिखी। बजरंगी भाईजान मशहूर सिनेमा रहा, विजेंद्र प्रसाद गुरु का ही लिखा हुआ है, जिसके आधार पर वो सिनेमा बना। आंध्र प्रदेश से आते हैं, बहुत बड़ा नाम है सिनेमा जगत में। पीटी ऊषा केरल से आती है, इनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि इन्हें एशियन ट्रैक की क्वीन कहा जाता है। ये इनकी मतलब ये तो वो शख्सियत हैं जिनकी आप प्रशंसा करिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे, और 6 से अधिक मेडल जीत चुकी हैं। ये वो शख्स हैं जिनके राज्यसभा जाने से उस
सदन की गरिमा में चार चांद लगेगा। और एक नाम वीरेंद्र हेगड़े का है कर्नाटक से। अब ये जो लोग गए हैं ये अपने अपने क्षेत्र के पुरोधा है, और जब वहां सदन में बैठेंगे तो इन क्षेत्रों से जुड़ी नीतियों को जो आप ये कहिए कि उसमें सलाह मशवरा देंगे सरकार को। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू, अब अगर आप इसे राजनीतिक तौर पर देखें तो ये कितनी बड़ी क्रांति है भाजपा के लिहाज से। देखिए, भाजपा दक्षिण में अपने पदचिन्ह बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। कर्नाटक में उसकी स्थिति बड़ी मजबूत है। तमिलनाडु में वो अपने लिए रास्ते तलाश रही है, और जिस तरह से अब डीएमके और स्टालिन रिटेलिएट कर रहे हैं, अब ए राजा पर हम लोगों ने कल ही बात की थी, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि उनके भीतर ही अब घमासान चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अन्नामलाई जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, वो कह रहे हैं कि अब वो ज्यादा दिन नहीं, उन्होंने तो बाकायदे बाल ठाकरे और एम करुणानिधि के पूरी जो आप ये कहिए कि वंश बेल है उसकी तुलना भी कर दी। उनके 3 बेटे, फिर वो स्टालिन के बेटे, जिस तरह उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने पूरा कंपैरिजन किया और फिर उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि अब तमिलनाडु में एक नाथ की जरूरत है, बस डीएमके की सरकार भरभरा के गिर जाएगी। तो तमिलनाडु में भाजपा अपने लिए जगह तलाश रही है। और ये जो कला संस्कृति है, कला संस्कृति समाज से जुड़ी होती है, और समाज राजनीति से अलग नहीं होता। जब आप समाज सेवा करते हैं तो राजनीति भी एक तरह की समाज सेवा। ये समाज सेवा, ये अलग बात है कि परिवार के नाम पर बड़ी पार्टियों ने उस समाज सेवा को विद्रूप कर दिया है, क्योंकि अब वो समाज सेवा समाज न रहकर वो अपना खजाना भरने और अपने बेटा बेटी को सेट करने, अगर हम अपरिष्कृत भाषा में कहें तो, का एक जरिया बन गया है। नहीं तो ये एकदम ठीक बात है। आप जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, आप उन्हें देखिए, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो तरीका जो है वो दरअसल भारत के पुनर्जागरण का है, लेकिन इस बात पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप हिंदू पढ़िए, फ्रंटलाइन पढ़िए, और या यूट्यूब चैनल जो चल रहे हैं आप देखिए, सत्य हिंदी देखिए, द वायर देखिए, ये लोग हर उस सामाजिक कार्य में सियासत ढूंढ लेते हैं जो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे। अपना यह कहना है कि समाज राजनीति से अलग नहीं है, और राजनीति और समाज सेवा ये 2 भिन्न रास्ते नहीं हैं, रास्ते एक हैं। लेकिन जाति के नाम पर बनी पार्टियां और फिर परिवारवाद के दंश ने इन दोनों बातों को एकदम अलग कर दिया, और लोग उसे अलग अलग देखने लगे। अब जो एक नई परिपाटी गढ़ी जा रही है, कम से कम भाजपा और खास तौर से मोदी और शाह की भाजपा, वो उसने जो है अब देखने का नजरिया बदला है। तो ये जो नजरिया बदला है, उस नजरिए में तो जाहिर तौर पर एक सम्मान देना तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो मैं शुरू में मैंने कहा कि मैं उसमें एक और एंगल भी देख रहा हूं, और वह है राजनीति। इस लिहाज से अगर देखें तो कर्नाटक तो भाजपा का एक तरह से गढ़ ही है, और वो और मजबूत हो गया है। वो कांग्रेस के भीतर की जो अपनी रसाकसी है, बहरहाल उस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। और तमिलनाडु, फिर केरला से पीटी उषा आती हैं। केरला में भाजपा के लिए कहा जाता है कोई संभावना नहीं है, लेकिन जो उनकी अपनी हिंदुत्व की धारा है वो हर जगह अपने लिए संभावनाएं तलाश लेती है। आंध्र प्रदेश, तो यहां से जिस तरीके से नॉमिनेट हुए, उससे 1-2 बातें स्पष्ट निकलती हैं कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिला। एक दूसरा, उस क्षेत्र के
लोगों का सम्मान हुआ। और तीसरा, अगर उसे राजनीतिक तौर पर देखें तो भाजपा ने अपने लिए एक नई संभावना देखना शुरू किया है, क्योंकि कला संस्कृति भी एक जरिया है। और आप इससे भली भांति परिचित होंगे किस तरह से कला संस्कृति के जरिए ही भारतीय परंपरा और सनातन संस्कृति का विद्रूप चेहरा प्रस्तुत किया गया, जिस पर अब आप ये कहिए कि वो जो मैं रेनेसां की बात कर रहा हूं उसके जरिए अब उसमें सुधार हो रहा है। तो ये तो है कि इन 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 सब के जरिए कला संस्कृति समाज का आईना होती है, और जब उस आईने को विद्रूप कर दिया जाए तो उसे सही करना भी जरूरी होता है। तो असल में ये जो नॉमिनेशन हुआ है ये हिंदुस्तान के सांस्कृतिक उत्थान की पटकथा लिखी जा रही है, जिसमें राजनीति तो है ही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।